स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। आज बात सुर्खियों से आगे की भी होगी और सुर्खियों से थोड़ा पीछे की भी होगी। आपने एक गाना सुना होगा, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार। देखिए, ठहरा हुआ पानी हो या बहता हुआ पानी हो, अगर आप उस पर पत्थर फेंकेंगे तो हलचलें तो होगी ही होगी। क्या कुछ चीजों के जरिए हलचलों को रीड किया जा रहा है, इस सवाल के साथ आज सुर्खियों से आगे की शुरुआत होगी। वो कौन सी हलचलें हैं, उस पर बातचीत करेंगे। सबसे मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं, राहुल अवस्थी, दीपक व्यास, और आज शशिकांत जी विशेष अतिथि मेहमान के तौर पर हमारे साथ हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राहुल, शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं। एकाएक आज एक खबर हमारे सहयोगी ने जोधपुर से भेजी कि लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि सीएम गहलोत 2 जगहों से लड़ सकते हैं या 3 जगहों से लड़ सकते हैं। फिर कुछ लोगों ने खारिज भी कर दिया, कुछ लोगों ने ये कहा कि अरे नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत तो उतरेंगे ही नहीं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सियासत में कोई 2 या 2 से ज्यादा सीटों पर खड़ी होने की सोचे। देखिए, 2 से ज़्यादा जगह पे तो लड़ नहीं सकते अब। ठीक है, ये बॉटम लाइन है कि आप 2 जगह से ही लड़ सकते हैं। गहलोत साहब को लेकर के खबर आ रही है कि हो सकता है वो सरदारपुरा के अलावा पाली में किसी स्थान से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दें। अगर वो ये करते हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि एक इतना बड़ा व्यक्तित्व अपने आप को अनसेफ फील कर रहा है। लेकिन ये होना तभी संभव है जब उनके सामने एक बड़ी चुनौती हो। अब तक सरदारपुरा से गहलोत साहब के सामने जितने भी कैंडिडेट्स उतरे हैं, आप समझ लीजिए वो कोई टिक नहीं पाया। इस बार जिस तरह की चर्चा है, फिर से कहूँगा वही चर्चा है। अब चर्चा में ये चर्चा है कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत वहाँ से उतरते हैं तो जाहिर है एक ऐसी स्थिति बनेगी। और ऐसा पहली बार नहीं है, राहुल गांधी के साथ ऐसा हो चुका है। और राहुल गांधी को जब अमेठी में इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने दक्षिण भारत का रुख किया और फिर वहीं से वो बच के आए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कईयों को ये बुरा लगे, पर अमेठी की जो हार थी, अगर वही एक इकलौती सीट होती तो शायद राहुल गांधी को किसी उपचुनाव का इंतजार करना होता। तो कोई भी बड़ा नेता इस एम्बेरसमेंट से बचना चाहता है। देखना ये होगा कि आलाकमान उन पर कितना ट्रस्ट करता है और क्या 2 सीटें पे लड़ने का कोई फैसला होता है। अभी बहुत जल्दबाजी है, मुझे नहीं लगता कि गहलोत ऐसा कोई फैसला करेंगे। ही इज़ वेरी मच श्योर दैट। जब आप चुनावों में जा रहे हो 2 जगहों से लड़कर के आप एक इनडायरेक्ट ऐसा मैसेज नहीं देंगे जो बीजेपी के हाथ में एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर आ जाएगा? एग्जैक्टली। आप तो बैठे बैठा मुद्दा दे देंगे कि सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो हारने वाले हैं और सिक्योर सीट ढूंढी जा रही है। बेसिर पैर की चर्चा है या इसके पीछे कुछ हो सकता है? मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। ये राहुल गांधी की तुलना और अशोक गहलोत की तुलना की जाए, ठीक है, राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता है, अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति ज़्यादा करते रहे, हालांकि राष्ट्रीय नेता वो भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता, सिर्फ ये चर्चाओं का बाजार ही गर्म है। अशोक गहलोत सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे और सरदारपुरा जो सीट है उनकी परंपरागत सीट जहाँ से वो चुनाव लड़ते हुए हैं, वही एक सीट है जहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। अब चर्चाओं की यदि बाजार की हम बात करें तो बहुत सारी बातें हैं, ना केवल इन्हीं की बातें नहीं है, बल्कि कल एक वायरल सूची जिसका आप और मैं जिक्र करें तो उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत को सरदारपुरा से सीट से चुनाव लड़ने के लिए एक लिस्ट में नाम भी दे दिया था, जबकि वो फर्जी फेक सूची थी। और ऐसा यदि होता तो उनके सामने भी मुसीबतें खड़ी हो सकती है, दोनों नेताओं के सामने। तो ऐसे में ये सिर्फ अभी चर्चाओं का बाजार गर्म है, जब सूची आ जाए तभी पुख्ता माना जा सकता है उसे। अभी सब सोच रहे होंगे कि शुरुआत में जब मैंने कहा था ठहरे हुए पानी में या बहते हुए पानी में पत्थर फेंकेंगे तो हलचलें होगी ही, ये इसमें ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। मेरे साथ मार्केटिंग एक्सपर्ट है शशिकांत, वो इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले जो छोटी सी बात आप जोड़ रहे हो, देखिए, पानी के साथ में 2 कहावतें और हैं। कहते ये भी हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में पत्थर मार के भाग जाते हैं और उसके बाद में दूर खड़े होकर पहाड़ से नज़ारा देखते हैं। कहते ये भी हैं कि कीचड़ में भी पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, गंदे खुद हो जाते हैं। तो इसे भी आप जोड़ सकते हैं उसी रेफरेंस में जहां आप जोड़ना चाहते हैं। मार्केटिंग में शशिकांत कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातों को मार्केट में उतारा जाता है ये देखने के लिए कि रेस्पॉन्स किस तरह का होगा, है ना। ये एक स्ट्रेटेजी होती है सोची समझी मार्केटिंग में। निश्चित रूप से स्वप्निल जी, ये हो सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही फेंका वो पत्थर हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी एक अलग दिशा में सोचने लग जाए और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाए। लेकिन मुझे भी कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं लगता है। गहलोत साहब बहुत अनुभवी और पुराने नेता हैं और वो निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे। लोगों का रिएक्शंस तो सामने आ ही गया है। दिनेश कसाना मेरे सहयोगी अभी बाहर निकल रहे थे, कुछ ही पलों में आएंगे, तो मैं बलबीर उनको बुलाइएगा। देखिए, अगर कांग्रेस ने एक बात मार्केट में उतार कर रिएक्शंस देखने की कोशिश की है
तो हो सकता है बीजेपी ने भी कोई बात मार्केट में उतार कर देखने की कोशिश की हो। मैं इशारा कर रहा हूं उसी फर्जी लिस्ट की तरफ जहां पे हालांकि वो किसके द्वारा आई है। एक बड़ी गजब की बात है, बीजेपी ने खुद उसको पोस्ट करके बताया कि साहब ये पोस्ट है, लेकिन इसकी जो लास्ट लाइन है, लेकिन हमको नक्कालों से सावधान रहना है। इसकी वजह से ये सवाल उठकर आता है कि आखिर नक्कालों से सावधान रहने की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ी? फर्जी लिस्ट है, मामला हवा में ही चला जाता। राहुल, इस लिस्ट को देखें आप। मैंने इस लिस्ट को बहुत गौर से देखा और जब आप इसकी पीडीएफ फाइल ओपन करते हैं तो आपको इसके अंदर एक काले काले कलर के कुछ गोले दिखाई देते हैं जो इस बात को साफ करते हैं कि वो फ्रॉजरी की गई है। जो नक्काल शब्द का इस्तेमाल बीजेपी की तरफ से किया गया वो उसी फ्रॉजरी की तरफ इशारा है कि साहब किसी ने ऐसा जानबूझ के किया है और ये उस पानी को इतना हिलाने की कोशिश है कि जो विरोध अब हो रहा है वो पहले से ही होना शुरू हो जाए। सबसे मज़ेदार, जैसा कि दीपक ने जिक्र किया, सरदारपुरा से गजेंद्र सिंह शेखावत गहलोत के सामने कोई नहीं चौंकता, कोई नहीं चौंकता। इसलिए नहीं चौंकता क्योंकि ये चर्चाएं थी। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। जैसे ही ये फर्जी लिस्ट सामने आई, हमें पता था ये फर्जी है, लेकिन हमने इसे कंफर्म करने के लिए सीधे उनसे संपर्क किया। हमारे संवाददाता से हमने कहा कि साहब, मनोज जी ने सीधे फोन किया खुद अरुण चतुर्वेदी जी को और पता करने की कोशिश की, साहब ये फर्जी लिस्ट आ रही है, क्या है ये। उन्होंने खुद ने इसको डिनाई किया और तब जाकर के आप देखेंगे पूरी बीजेपी हरकत में आ गई कि ये हो क्या रहा है मार्केट में। ऐसी सूची, और हो सकता है आने वाले दिनों में और भी ऐसी आए। अभी बीजेपी की आई है, फिर कांग्रेस की आएगी। पानी तो पानी है, पत्थर आप मारे चाहे कोई दूसरा मारे, सबको स्वतंत्रता है। नकल में अकल की जरूरत होती है। काफी समय से कहा जाता है, जब इस लिस्ट को हम देखते हैं तो फॉन्ट में डिफरेंस नजर आता है थोड़ा सा। जैसा कि आपने बताया ब्लैक डॉट्स भी थे, लेकिन आप देखिए उसने अकल कितनी लगाई। जिस किसी ने भी ये बनाई है या जिस किसी ने भी ये वायरल की है, उसमें नीचे अरुण सिंह के साइन भी थे, सील भी थी, वही जैसा कि पहली लिस्ट जो कि 41 नामों वाली आई उसमें उस जैसा सब कुछ। असल में पहली लिस्ट थी, उसी को मॉडिफाई किया गया है, उसी पीढ़ी। हाँ, कोशिश की गई है। जो घटिया कोशिश थी वो पूरी बेहतर तरीके से नहीं कर पाया, उसको बहुत ज्यादा अच्छा ग्राफिक्स का। लेकिन इस लिस्ट से देखिए दो तीन बातें जिस पर शायद बीजेपी भी नजर रख रही होगी। हालांकि इसमें दो गलतियां और थी। एक तो एक कांग्रेस के लीडर को दिखा दिया गया और दूसरा जो किसी पार्टी में नहीं है उसको दिखा दिया गया। शिव रविंद्र सिंह भाटी अभी फिलहाल किसी भी दल में नहीं है, और मनीष यादव शायद कांग्रेस के हैं। शिव से जिन रविंद्र सिंह भाटी का जिक्र किया जा रहा है, ये रविंद्र सिंह भाटी एबीवीपी में रहे हैं और जेएनवीयू के प्रेसिडेंट रहे हैं। ये भी बात जाननी ज़रूरी है कि ये जेएनवीयू में प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते रहे, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान की स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उनका एक एक्टिव नाम है। तो कम से कम बीजेपी को ये तो पता चल गया कि अगर इन नामों को मैदान में उतारते हैं तो किस तरह का रिएक्शन रहेगा, क्योंकि लगभग आधे घंटे तक हर कोई ऊहापोह में रहा है। बिल्कुल, देखिए कल मैं जब डिबेट करने के लिए जब मैं गया नहीं स्टूडियो में, तब उस समय बीजेपी के जो पैनलिस्ट थे वो खुद एक मतलब मोबाइल में उनके पास जैसे लिस्ट आई तो वो खुद इस बात को लेकर बार बार असमंजस की स्थिति में थे कि वाकई में जो लिस्ट है वो ठीक है या गलत है। वो लगातार अपने नेताओं को फोन कर रहे थे। कई नेताओं को फोन करके उन्होंने खुद ने पूछा कि क्या आपको वाकई में टिकट मिल गया, कि उधर से जवाब आया नहीं। तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली कि हाँ ये गलत लिस्ट आई है। तो ये बात तो सच है कि जैसी लिस्ट आई इसमें कुछ नाम हम रिपीट भी मान सकते हैं कि रिपीट होंगे ही होंगे। लेकिन मुझे दीपक की एक लाइन बहुत अच्छी लगी कल की डिबेट की। दीपक ने कहा, खेल गया था हाँ दीपक ने खेलते हुए कहा कि साहब बीजेपी की तो नकली लिस्ट भी आ गई, कांग्रेस की अभी तक असली नहीं आई। ये एक खास बात है। जो रिएक्शंस, जैसे मैं कह रहा हूं कि इसका रिएक्शंस तो आधे घंटे रीड कर लिया गया ना। देखिए बहुत सारे नाम हैं, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत सरदारपुरा से, तो लोगों के जहन में सवाल भी इस बात को लेकर है कि यदि सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वाया जा रहा है, विधायक के तौर पर उन्हें बीजेपी विधायक का प्रत्याशी बना रही है एमएलए के लिए, तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी जोधपुर से होगा, और होगा तो फिर क्या सरदारपुरा से होगा, या राहुल बार बार जिक्र करते पोखरण से भी नाम हो सकता है, इस तरीके का। तो रिएक्शन तो बिल्कुल सामने है। इसी एक बार की होता था, एक विद्याधर नगर का होता था और एक झोटवाड़ा का होता था कि हो सकता है गजेंद्र सिंह शेखावत को यहाँ से लड़ाया जाए, लेकिन अब वो स्थिति खत्म। लेकिन एक बार की विद्याधर नगर से तो राजेंद्र राठौड़ का नाम भी बहुत चर्चाओं में चला था कि चूरू से राजेंद्र राठौड़ यहाँ राजस्थान मतलब जयपुर में राजधानी में आ सकते हैं। लेकिन राजपूत चेहरे पर बीजेपी ने दाव तो खेला, लेकिन दिया कुमारी पर खेला। पुराने राजपूत चेहरे को हटाकर नए राजपूत चेहरे को लेकर आए, लेकिन दिया कुमारी को। एक बार की मैं कुछ पॉइंट और ये कहना चाहता हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है ये किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने या किसी ने भी इस लिस्ट को वायरल किया हो, लेकिन एक पैंतरा भी हो सकता है कि लोगों का रिएक्शन क्या आता है इन नामों को, इन सीटों को लेकर के किस तरीके का रिएक्शन आता है पार्टियों में और कैंडिडेट्स। जैसे देखिए आशीष तिवारी घनश्याम तिवारी के पुत्र हैं, सीकर से वो मतलब टिकट की मांग कर ही रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी हो सकती है कि शायद घनश्याम तिवारी को यदि जब सांसदों को उतारा गया, राज्यसभा सांसद करोड़ीलाल को उतार दिया गया, तो क्या घनश्याम तिवारी सांगानेर से वापस
विधायक का देखिए इस लिस्ट को बिलीव करने के पीछे रीजन ये हो सकता था कि जब आप 7 सांसद उतार चुके हैं और 8वें सांसद का नाम है तो किसको आश्चर्य हो रहा है। दूसरा ये भी चर्चाएं थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत पार्टी चाहती है कि एक बार आप भी उतर कर गहलोत के अगेंस्ट हो जाएं, उस लिहाज से भी नहीं चौंका था। अरुण चतुर्वेदी का नाम ये भी किसी को नहीं चौंका था। मतलब कुछ तो चीजें उसने ऐसी डालने की कोशिश की जिससे एक बार की हर कोई चौंके। देखिए, सेंसेशन क्रिएट करना ये चुनावों से पहले एक तरीका रहा है, और आप देखेंगे सोशल मीडिया पे ये सेंसेशन क्रिएट करने वाली खबरें लगातार चलती रहती हैं, होती रहती हैं। कई बार रात को 12 बजे आता है कि टिकट मिल गया, कोई जानकारी नहीं होती, सारे पत्रकार खड़े हो जाते हैं, तब पता चलता है कि ये सब कुछ फेक था। और ऐसा अभी नहीं है, पिछले चुनाव में मैंने देखा था कई बार ऐसी लिस्ट सामने आई जिनका कोई हाथ था ना कोई पाँव था, परंतु सबके सब लोग उसके पीछे भागना एक बार ज़रूर शुरू कर देते हैं, क्योंकि किसी को पता होता नहीं है। अचानक से अब रिलीज़ होती है, और रिलीज़ होने के बाद में वो दौर तो रहा नहीं कि पार्टी मुख्यालय से आ रही है किसी छपी हुई। अब तो सोशल मीडिया का एरा है, एक बार जारी हुई और वो सारी दुनिया भर में फैली। आप इस बार राहुल, आपको भी बहुत अच्छी तरह याद होगा, स्वप्निल आपको भी याद होगा, 2018 के चुनाव में भी ऐसे ही हुआ था। बस पार्टी बदली हुई थी, कांग्रेस थी, और मैं खुद एआईसीसी में मौजूद था। उस समय एकदम से खलबली मची, शायद कुछ लोगों ने चला भी दिया था कि कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है। मैं खुद एआईसीसी में मौजूद था। मैं वहां पर बाहर उस कैंपस से भागकर अंदर जो एआईसीसी की जो मीडिया टीम जहां बैठती, वहां जाकर हमने कंफर्म किया। तब उन्होंने कंफर्म किया, खंडन किया इस बात का कि हमने कोई लिस्ट जारी नहीं की है। और उसके बाद में शायद 150 या 152 के करीब उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बाद में आई थी, और वो देर रात 12 बजे आई थी। ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, कई लोग इस बात को लेकर भी लिस्ट से जोड़ रहे हैं कि इसलिए नहीं आ रही थी, और फिर कई ने कहा कि इसी के बीच में ले आए हैं। ये जो चांद सितारे देखे जा रहे हैं, जो किसी को चांद सितारे दिखा दें, क्योंकि इस लिस्ट ने हो सकता है कुछ पलों के लिए कुछ लोगों को चांद सितारे दिखा दिए हों। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है, कितना मुश्किल होता है इस पीरियड में किसी के लिए भी काम कर पाना? देखिए, दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं वो सब अपने अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इस तरीके की कोई चीज़ वायरल होती है तो उससे उठापटक तो आती है। और कुछ नहीं तो दोनों पार्टियों में यही है कि इधर बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी, चलो नकली कर दी, तो असली लिस्ट भी हो सकता है इसके पीछे पीछे आ रही हो सकता है असली लिस्ट भी इसके पीछे पीछे आ रही हो। तो कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस लिस्ट के मामले में तो पिछड़ती हुई दिख रही है, और हो सकता है आप कह रहे हो श्राद्ध पक्ष से नवरात्रों में जाने की कोशिश कर रही हो, पर जो कल अपने डिबेट में भी चल रहा था या बातों में चल रहा था, कहीं इतनी देर नहीं हो जाए। तो बहुत ज़्यादा देर कांग्रेस को अब नहीं करनी चाहिए। कार्यकर्ताओं में इंतहा हो गई इंतजार की, या देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अलग है कि आजा रे देख मेरा मन घबराए, फिर आता है देर ना हो जाए कहीं देर ना। मैंने अभी बातचीत के दौरान ही ये एक प्रिंट मारा है, अब राहुल के हाथ में भी है। राहुल, एक नया तरह का सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। अब हम चल रहे हैं सुर्खियों से आगे, ये तो कुछ सुर्खियों से पीछे क्या कुछ हो सकता है उस पर हमने बातचीत की। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देने वाली है, उस रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहां पर डिसाइडिंग वोट्स मुस्लिम्स के हो सकते हैं या अल्पसंख्यकों के हो सकते हैं, वहां पर एक हिंदू चेहरे को आगे बढ़ाकर पार्टी कोशिश करेगी, जिसमें से ऐसी खुद नहीं उन्होंने ऐसी सीटें बनाई हैं जिनमें से 4 पर तो उतार भी दिया और कुछ सीटें बाकी हैं। क्या ये हो सकता है? इसमें कोई बेस दिख रहा है? मैं आपके सवाल के पहले खंड पे आऊँगा कि क्या बीजेपी किसी मुस्लिम को टिकट देगी। मैं 2018 से ही आपको बताता हूँ, बीजेपी की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। आपको याद होगा, आप फील्ड में थे, उस वक्त मैं भी फील्ड में था, जब बीजेपी की आखिरी सूची आई एक नाम की, यूनुस खान, सचिन के अगेंस्ट। और वो भी टिकट कैसे मिला ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितनी कोशिशें की गई, और फिर जो टिकट दिया भी गया तो वो एक ऐसी जगह का दिया गया जो सबसे फंसी हुई सीट थी। तो आप समझिए स्थिति क्या बनी हुई है। मुझे नहीं लगता बीजेपी जिस स्ट्रेटजी के साथ में यूपी इलेक्शंस में गई या फिर दूसरे रीजन्स में वो चुनाव लड़ रही है, वो ठीक उसी स्ट्रेटजी के साथ में जाएगी। मैं अभी इस पूर्वाग्रह के साथ में हूँ कि बीजेपी किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट इस बार नहीं देने वाली। लगता है सेम? देखिए, बिल्कुल जो बात थी, डीडवाना से टिकट मांगते थे यूनुस खान, लेकिन डीडवाना से उनका टिकट कटा। एंड मौके पे वो चाहते थे, उनको लगता था मैं जीत जाऊंगा, मतलब था भी ये कि अच्छी खासी स्थिति में वो थे डीडवाना में, लेकिन सचिन पायलट के सामने उतारा गया उन्हें। एंड मौके पर टिकट दिया गया, टिकट जिसको अजीत मेहता को दे दिया गया था, उसका टिकट देने के बाद में, सिंबल देने के बाद में पार्टी ने रोका, वापस से नया प्रत्याशी टॉक के अंदर बनाया, और उसके बाद में यूनुस खान को भेजा। लेकिन देखिए स्वप्निल, यहाँ पर यह भी समझने की बात है कि बीजेपी चुनाव के मुताबिक अपनी जो रणनीति है वो तैयार करती है। मैं आपको इससे और थोड़े नीचे स्तर के चुनाव में ले चलता हूँ, ठीक है, लोकसभा में मत दीजिए।
विधानसभा में मत दीजिए। लेकिन आपको याद करना होगा कि कांग्रेस ने जयपुर शहर के अंदर, राजधानी के अंदर जब गेम खेला कि एक नहीं बल्कि 2 नगर निगम बना दिए, और ये इस हिसाब से बना दिए कि यहाँ पर बीजेपी की जो एक तरीके से पैठ है राजधानी के अंदर, जयपुर के अंदर, उसको तोड़ा जाए। तो बीजेपी ने कांग्रेस को एक तरीके से पलटवार उस पर किया, उस रणनीति पर, और बीजेपी ने बाकायदा यहाँ पर उन इलाकों के अंदर जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य इलाका है, वहां पर मुसलमानों को, जो मुस्लिम चेहरे थे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको टिकट दिया और पार्षद का चुनाव लड़वाया। उसके पीछे तर्क हमने भी समझने की कोशिश की, आखिर क्या वजह थी, ये तो हिंदुत्व वाली पार्टी थी, इसमें क्या। तो नेताओं का कहना यह था कि जिन इलाकों के अंदर, जिन गलियों के अंदर, जिन मोहल्लों के अंदर जिस बूथ के ऊपर हमारा टेबल नहीं लगा करता था, बूथ का कार्यकर्ता नहीं बैठता था, वहां कम से कम टेबल लगना तो स्टार्ट हुआ। लेकिन देखिए, इसीलिए मैंने बताया राहुल, अगर 2 मिनट के लिए कागज ले लूं, 18 ऐसी सीट खुद भाजपा ने मानी है जहां पे जो परिणाम है वो अल्पसंख्यक वोटर्स के हाथों में रहेगा निर्णायक स्थिति में। इसमें से 5 झुंझुनू, तिजारा, नगर, सवाई माधोपुर, फतेहपुर, यहाँ के तो टिकट घोषित हो गए और हमें दिख रहा है कि इधर तो नहीं है। लेकिन बाकी की जो 13 सीटें बचती हैं, वहां पर भी तो उहापोह की स्थिति है। क्या इससे किसी तरह की मार्केटिंग खराब होते देखते हैं आप किसी की रास्ते में या लोगों के बीच में? मैं स्वप्निल फ़ोन पे आ गया था, कोई फ़ोन आ गया था, एक बार सवाल। मैं सिर्फ यही कह रहे हैं कि अगर आप किसी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं चुनते हैं तो क्या इससे किसी तरह की कोई मार्केटिंग खराब होती है किसी की स्टेट में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे नहीं लगता ऐसी कोई स्थितियां बन रही है, पहले भी हमने देखा है। वैसे अगर बनी भी तो उनके लिए तो फायदे की बात है। और हाँ, बन नहीं रही है। हाँ, कि इससे मार्केटिंग होती है। होती है। इसीलिए तो ये खुद मैसेज दे रहे हैं इस बात का, सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं। जैसा कि अभी दीपक जी ने बताया कि लास्ट चुनाव के अंदर आप देखिए यूनुस खान को टिकट कितनी जद्दोजहद के साथ मिला था, और वो क्लियर मैसेज ही दे रहे हैं, सीधी सीधी बात ये। और राहुल जी जैसा कह रहे हैं कि मार्केटिंग होती है और कहीं ना कहीं वोटों का पोलराइजेशन होता है, जो कि वो चाहते हैं कि सीधा सीधा हिंदू दड़ा एक तरफा वोटिंग करते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं। और दीपक, इसी के अलावा जो दूसरी रणनीति समझ में आ रही है जातिगत समीकरणों को लेकर, वो खास बात ये है कि जिस जाति के व्यक्ति को किसी सीट पर खड़ा किया और वो 2018 में हारा, उसको रिपीट नहीं किया इस बार प्रत्याशियों में, दूसरी जाति से चुना गया। जैसे श्रीगंगानगर में 2018 में पंजाबी समाज के व्यक्ति को टिकट मिला, इस बार वैश्य समाज को दे दिया। लक्ष्मणगढ़ में 2018 में ब्राह्मण समाज को टिकट मिला, इस बार जाट व्यक्तित्व को दे दिया। क्या किसी तरह की नई सोशल इंजीनियरिंग इस फैक्टर के साथ भी बीजेपी करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, बीजेपी के लिए ये एक्सपेरिमेंट की बात ही नहीं है। देखिए, मुझे जो लगता है ना कि ये पिछले चुनावों का पूरा एक तरीके से खाका तैयार किया गया होगा, पिछले कई चुनावों का, और उसमें देखा होगा कि वोट प्रतिशत आखिर क्या रहा है, उसके आधार पर शायद इस बार ये बदलाव यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया गया। जिन भी सीटों का आपने जिक्र किया, लक्ष्मणगढ़ का जिक्र किया, यहाँ पर हो ये भी सकता है कि कुछ सीटों पर लगातार किसी जाति विशेष के व्यक्ति को जो टिकट दिया जाता था वो लगातार चुनाव हार रहा हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में इस बार उसमें मतलब बदलाव करने की कोशिश, किसी नए चेहरे को लाने की कोशिश इसी के तौर पर देखी जा सकती है जो किसी दूसरे जाति से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अब एक रोचक तस्वीर जो कि आज काफ़ी सुर्खियां बटोर रही थी, फिलहाल तो मैं उसे दिखाने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन वो तस्वीर थी कि श्राद्ध में भी नेता वक्त नहीं दे पा रहे हैं कर्मकांड को। राजेंद्र राठौड़ का पोता विश्वराज प्रदेश कार्यालय पहुंचा, भोग के लिए जाने वाले भोजन को लेकर वो पहुंचा, और बैठक से जब राजेंद्र राठौड़ निकले उन्होंने हाथ लगाया, फिर बेटा अलग, और फिर राजेंद्र राठौड़ चले गए अपने नेतागिरी में। तो कहने का मतलब ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह की रोचक तस्वीरें, इनको सिर्फ रोचक तस्वीरें कह देना या किसी की बाध्यता मान लेना सही होगी, नहीं होगा? मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मजबूरी भी है। मैं इसे मजबूरी ज़्यादा कहूँगा कि एक व्यक्ति चुनाव के वक्त अपने घर के लिए, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वक्त नहीं निकाल पाता है जब चुनाव होते हैं। नेताओं के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है, बर्डन्स होते हैं। 5 साल में एक बार चुनाव आता है और उनके पास अपने नाम को बड़ा करने का इससे बड़ा वक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए आप ये देखते हैं इस तरह की तस्वीरें आती है। अभी आपको और भी कई, ये तो तस्वीर दिख गई, आप कई पत्रकारों के साथ भी देखेंगे, वो अपने जीवन को लगभग इस टाइम फ्रेम में समर्पित करके चलते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। दीपक कुछ कहना चाह रहा है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो हम बीजेपी की फर्जी लिस्ट की बात कर रहे थे, इसी बीच एक कांग्रेस की फर्जी लिस्ट भी मेरे पास आ गई है। ठीक है, और ये देखिए, अभी फर्जी इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर एआईसीसी प्रेस रिलीज लिखा हुआ है, असेंबली इलेक्शन 2023 राजस्थान, और ये देखिए, ये मेरे सहयोगी हैं लीलाधर कुमावत, उनकी तरफ से ये भेजी गई। कितने नाम है? देखिए, इसमें टोटल नाम है 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है यहाँ पर, जिसने भी की है
कांग्रेस ने नहीं किया अधिकृत रूप से अभी तक, जहां तक जानकारी है, लेकिन ये जिस भी व्यक्ति ने की है, जो भी शरारती तत्व है, कौन सी सीट है? पर उसने जारी कर दिया। कौन सी सीट कवर की है? इंटरेस्टिंग। सीएम गहलोत कितनी जगह? मैं ये देखिए, करणपुर, नौहर, खाजूवाला से गोविंद मेघवाल रिपीट है, बीकानेर वेस्ट से बीडी कल्ला, कोलायत से भंवर सिंह भाटी, सादुलपुर कृष्णा पूनिया, तारानगर नरेंद्र बुडानिया, झुंझुनू से विजेंद्र सिंह ओला, मंडावा से रीटा चौधरी, नीम का थाना से रमेश खंडेलवाल। यदि नीम का थाना से रमेश खंडेलवाल, तो इसका मतलब सचिन पायलट के करीबी का टिकट रमेश मोदी का काटा गया। मोदी, सुरेश मोदी, जो कि व्यापार प्रकोष्ठ या वो आयोग के कोई अध्यक्ष भी हैं इस मुताबिक। और दाता रामगढ़ से सीताराम लांबा, यदि ये वही हैं, तो यूथ कांग्रेस सरकार ने जो युवा बोर्ड बना रखा है उसके चेयरमैन। पर इसमें तो थोड़ी अकल लगाई है, कम से कम ये जो नाम बता रहे हो आप, उसमें तो लग रहा है कि माधोपुर से हेम सिंह शेखावत को टिकट दे दिया, और श्रीमाधोपुर से हेम सिंह शेखावत को टिकट दिया गया, तो इसका मतलब दीपेंद्र सिंह शेखावत की विदाई हो चुकी है, उनके पुत्र को भी टिकट नहीं मिल पाया, हालांकि वो मना कर चुके थे पहले, जहां तक मुझे जानकारी है। हेम सिंह शेखावत सेवा दल के प्रमुख हैं। लेकिन वो मना कर चुके थे। मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा, अभी सचिन पायलट के साथ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उन्होंने किया, और उसमें वो एक लीडर की भूमिका, किसान सम्मेलन था, और उसके अंदर वो एक लीडर की भूमिका में थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक आखिरी चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे उस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत शानदार टेलीकास्ट हुआ। आगे कुछ जोड़ रहे हैं शायद। देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, इसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कि पिछली बार निर्दलीय थे और सरकार का समर्थन दिया था। इसमें शाहपुरा से आलोक बेनीवाल है, मौजूदा विधायक है निर्दलीय, उनको दे दिया है। इसी तरीके से आप बात करेंगे दूदू की, बाबूलाल नागर को टिकट है। मालवीय नगर बड़ा इंटरेस्टिंग वो है एरिया, उसमें राजीव अरोड़ा, उसमें ये फर्जी लिस्ट के अंदर राजीव अरोड़ा को, यानी कि अर्चना शर्मा का 2 बार टिकट जो उन्हें मिला, दोनों बार वो हार गई, एक बार 48,000 से, एक बार 1700 वोट से, इस बार उनका टिकट इसमें काट दिया गया है। झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया को रिपीट है, हवा महल से महेश जोशी रिपीट है, विद्याधर नगर से सीताराम अग्रवाल रिपीट है, सिविल लाइन से प्रताप सिंह रिपीट है, और किशनपुर से अमीन कागजी रिपीट है, आदर्श नगर से रफीक खान, सांगनेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज, चाकसू से एक अशोक तंवर को टिकट, ये बता रही है सूची, क्योंकि वहां भी सचिन पायलट के समर्थक जो विधायक है वेद प्रकाश सोलंकी, वो विधायक हैं। निवाई से प्रशांत, तो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पे शॉर्ट में बताइए, इससे क्या हासिल हो जाएगा? ये सिर्फ यूं मान के चलिए, मुझे इस लिस्ट से ऐसा लग रहा है, जिन लोगों को टिकट कांग्रेस पार्टी नहीं देने जा रही है, शायद वो उसी का कोई समर्थक होगा, शायद जो शायद पार्टी को ये बताना चाह रहा होगा कि ये लोग जीत सकते हैं। ये कह सकते हैं ठहरे हुए पानी से। मैं एक इंटरेस्टिंग और चीज है इसमें, इस सूची के अंदर स्वप्निल 46वां जो नंबर है, टोटल 48 लोगों की सूची आई थी, 46वें नंबर पर देवली उनियारा सीट, यहाँ से नमो नारायण मीणा का नाम इस लिस्ट में है। यदि नमो नारायण मीणा का नाम है, तो मतलब उनके भाई का टिकट कट गया। कुल मिलाकर इस सीटी जो भी फर्जी सूची जारी हुई है, इसका कुल मिलाकर यदि हम निष्कर्ष निकालें तो यह है कि सचिन पायलट के साथ साथ जो मानेसर गए थे, उन सबके टिकट इस फर्जी सूची के मुताबिक कट चुके हैं। हो सकता है ये संदेश देने की कोशिश हो, लेकिन रिसर्च पूरी एक धड़े, हाँ, ध्यान था, मेरा सबसे ज्यादा ध्यान था एक मालवीय नगर पे और एक चाकसू पे। दीपक ने बिल्कुल सही बताया। अब कोई भी अपने तरीके से कंक्लूड कर सकता है कि ये शरारती तत्व हैं कौन। हाँ, नहीं, या तो एक धड़े ने दूसरे धड़े को उकसाया है, या दूसरे धड़े ने पहले धड़े का रिएक्शन देखने की कोशिश की है। एक और खास बात बीच में बोलना रह गया, यूनुस खान और अशोक परनामी आज वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे, एकाएक पहुंचे। अब मुलाकात हुई तो क्या बात हुई होगी, इसको समझा जा सकता है इस बात के मद्देनजर कि जब हम पहले ये चर्चा कर चुके हैं, अगर बीजेपी मुस्लिम को टिकट नहीं देती है तो क्या, और यूनुस खान किन के करीबी हैं, उनके लिए कौन स्टैंड लेगा, कौन फाइट करेगा, ये सभी जानता है। देखिए, यूनुस खान और अशोक परनामी 2018 के कार्यकाल के, कहना चाहिए आखिरी 2 सालों या 2.5 साल, 2 साल टू बी प्रिसाइज, वसुंधरा जी के लोग ये कहते थे, मैं फिर से कहूँगा, लोगों को ऐसा लगता था कि वो उनकी आंखों के तारे हैं, एक आंख के परनामी साहब और दूसरी आंख के यूनुस साहब। और उन्होंने उसी तरीके से वसुंधरा सरकार को जगह जगह डिफेंड करने की कोशिश भी की। जिस तरह से एक प्रदेश अध्यक्ष फ्रंट फुट पर आकर सरकार को डिफेंड करता था, वो परनामी साहब ने एक तरीका शुरू किया था, वो रवायत शुरू की थी। आज मिले हैं, ज़रूर जो बात होगी वो टिकट से संबंधित होगी। दोनों चाहते हैं चुनाव लड़ें और कोशिश होगी चुनाव लड़ने की। परनामी साहब बहुत ज़्यादा सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा जब विरोध प्रदर्शन जयपुर के पुराने शहर के भीतर हो रहा था, तब वो अग्रिम पंक्ति के उन नेताओं में थे जो विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। राजपाल सिंह शेखावत भी उसमें शामिल थे, जिनका कि टिकट कट गया। परनामी जी को भी शायद इस बात का भान हो, और यूनुस खान को ये इशारा पिछले चुनावों में ही मिल चुका है। बात क्या हुई होगी, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। बिल्कुल। और एक क्लोजिंग कमेंट शशिकांत, इस बात पर
कि अब 2 फर्जी लिस्ट आ चुकी हैं और इन दोनों से पार्टी अपना पल्ला झाड़ेगी, लेकिन मार्केट में जो उतारना था वो उतर चुका है। अगर कोई कुशल रणनीतिकार होता तो उसका कौन सा मकसद हल हुआ होता? मुझे ऐसा लगता है जो भी ये जिसको आप शरारती तत्व कह रहे हैं वो शायद पार्टी नहीं सोच पा रही है। पार्टी कांग्रेस पार्टी ने तो अभी एक भी लिस्ट जारी नहीं करी है, तो वो शायद सीधा सीधा ये संदेश देना चाह रहा है या तो आप लिस्ट जारी करो नहीं तो हम तो करते रहेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि हम लगातार कह भी रहे हैं, एक तरफ टिकट घोषणा के बाद इंतजार दिख रहा है, कहीं इंतजार के बीच हंसी के कुछ पल ये फर्जी वायरल लिस्ट कुछ चेहरों के लिए लाई हो और कुछ चेहरों के लिए तनाव, ये देखने वाली बात होगी। समय के साथ पता चल जाएगा। ये था सुर्खियों से आगे। नमस्कार।